हेलो स्टूडेंट्स, एमएसटी सीटी पीवाईक्यू के इस सीरीज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इसी सीरीज में एक और जबरदस्त चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर? थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। सर जी ये कौन सा चैप्टर? घबराओ नहीं, 12th स्टैंडर्ड में लाइन एंड प्लेन पढ़ा है, उसी को हम लोग बोलते हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो लाइन एंड प्लेन, ये जो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री बोलो, लाइन एंड प्लेन बोलो, आज इसके हम लोग पीवाईक्यू करेंगे 2025 के। और मैंने बताया कि अगर आपने 2 साल 3 साल, कोशिश करो कि 3 साल, अगर 3 साल का आपने पीवाईक्यू कर लिया तो मेरी गारंटी है कि उस चैप्टर से लगभग 99% कॉन्सेप्ट आप कवर कर लेंगे। उससे बाहर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो आप कोशिश करिए किसी भी चैप्टर के कम से कम 3 साल का पीवाईक्यू कर लीजिए। सर जी क्यों 3 साल का ही? और करें? और करो, आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं तो और करिए, ज्यादा बेटर होगा। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि टाइम कम है तो 2 साल 3 साल सफिशियंट है, इतना आप कर लो, अच्छा परसेंटाइल आएगा। करने का मतलब उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। ऐसा नहीं कि आपने उधर देखा, देख के ये बुक पे लिख लिया, उसको करना नहीं बोलते। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपकी स्पीड मेंटेन हो गई, डेफिनेटली आपका निकलेगा, कोई डाउट नहीं। इसी तरह मेहनत करते रहिए, अच्छा परसेंटाइल आएगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा और उसके बाद तो फिर अच्छा जॉब मिलेगा। ओके, तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। लाइन एंड प्लेन का पीवाईक्यू 2025 का क्वेश्चन मैंने लिया है। आइए देखते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, तो पहले ये कोशिश करने का कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करने का, उसमें क्या इंफॉर्मेशन है, क्या दिया है और क्या निकालने बोल रहा है, इतना अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। इफ द लाइंस x - 1/2 is equal to y + 1/k is equal to z/2 and second line x + 1/5 is equal to y + 1/2 is equal to z/k are coplanars। यहां ध्यान से देखो, 2 लाइन दिया, एक लाइन ये दिया है और एक लाइन ये दिया है। दोनों लाइन कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है। ये तो इंफॉर्मेशन अपने को दिया है कि भाई ये 2 लाइन है, दोनों कोप्लेनर है। तब क्या करना है? देन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तो बोल रहा है कि आप प्लेन का इक्वेशन बताओ कंटेनिंग दीज 2 लाइंस। आप ऐसी प्लेन का इक्वेशन बताओ जो दोनों लाइन को कंटेन करे। अब आप समझिए, जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अब प्लेन कौन सा? ये बोर्ड मान लो, हमारा जो बोर्ड है, ये बोर्ड जो है, ये जो डिजिटल बोर्ड दिख रहा है, जो व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है, ये दोनों लाइन को कंटेन किए हुए है। तो ऐसी प्लेन का इक्वेशन बताना है जो दोनों लाइन को कंटेन किए हुए है। तो क्या होगा इक्वेशन? आइए यहां पर देखते हैं। लाइन आपको जो दिया है x - 1/2 y + 1/k is equal to z/2, ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है। अब थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, आपने इसी टाइप का इक्वेशन पढ़ा है, x - x1/a1 is equal to y - y1/b1 is equal to z - z1/c1। ये एक लाइन हो गई। एक दूसरी लाइन भी मैं इसी टाइप से लिख रहा हूं, x - x2/a2 is equal to y - y2/b2 is equal to z - z2/c2। ये आपके पास 2 लाइन है। ऐसे हम लोग कॉन्सेप्ट इसी तरह से इक्वेशन लेके सीखे थे। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। अच्छा, लाइन का एक और इक्वेशन होता है, लाइन का एक और इक्वेशन होता है, जैसे r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्डा b बार। ये भी लाइन का इक्वेशन है, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में है। अच्छा, पहली बात ना, अब क्या इतना बेसिक बताऊं? बेसिक बताऊंगा, बहुत बेसिक में जाएंगे तो आपको मालूम है कि चैप्टर को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता था। तो आप ऐसे शॉर्टकट में जरा जल्दी जल्दी समझो। ये लाइन का इक्वेशन है। अब लाइन को आपको रीड करने आना चाहिए। रीड करने का मतलब उसमें क्या इंफॉर्मेशन ये समझ में आना चाहिए। ये लाइन से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? ये लाइन हमको बताती है भाई जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर a बार है, और ये लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है वो b बार है।
तो यहां से हम दो चीज समझते हैं। अगर किसी लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया है ऐसे, तो हम ये निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, ये इंफॉर्मेशन हमको मिलती है कि ये लाइन जो जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर है ए बार, और लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है वो यहां लिखा होता है। यानी ये लाइन ए बार से पास हो रही है, बी बार वेक्टर के पैरेलल है। ये तो अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तो ये इंफॉर्मेशन यहां से मिलता है। अब सोचो, अगर हमको लाइन का इक्वेशन ऐसे दिया है तो आप ये हमको पहले बताओ कि इसको क्या बोलते हैं। अरे सर, इसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। कार्टेशियन फॉर्म मतलब जो एक्स वाई जेड में दिया रहे इक्वेशन, उसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। सर ये लाइन का इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में, ये लाइन का इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में। अच्छा, जैसे यहां पर दो इंफॉर्मेशन हमको समझ में आया कि ये लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर ए बार है, और लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है वो बी बार है। तो क्या यहां से भी कुछ इंफॉर्मेशन निकलता है क्या? बिल्कुल निकलता है। आओ ध्यान से समझो। तो ये देखो ध्यान से, जो पहली लाइन है, ये जो पहली लाइन है किस पॉइंट से पास होगी? यहां देखो x1 y1 z1, तो ये लाइन पास होती है x1 y1 z1। ये लाइन इस पॉइंट से पास होती है, और जो इसके एलोंग वेक्टर होगा, या आप बोल सकते हैं कि इस लाइन के पैरेलल वेक्टर जो होगा, ये उसका डायरेक्शन रेशियो दिया रहता है a1 b1 c1। अच्छा, सेकंड लाइन जो दिया है, ये कौन से पॉइंट से पास हो रही है? x2 y2 z2, x2 y2 z2। ये अगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चन आपके लिए आसान है। और ये चैप्टर बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, तो आप घबराओ मत। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं एकदम वैसे सीखो। ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है? x1 y1 z1 से। ये लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है? x2 y2 z2 से। अब ध्यान से देखो, तो इसी टाइप का अपने पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसी टाइप का दो इक्वेशन दिया हुआ है। अब अगर मैं लाइन का इक्वेशन नहीं लिखूं और आपसे बोलूं कि इक्वेशन वन, सॉरी यहां पर मैंने लिख दिया लाइन वन, लाइन वन कौन से पॉइंट से पास हो रही है? तो आओ अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दूं, ये -x1 -1, यानी कि हम समझ गए कि लाइन वन जो है 1, x1 की वैल्यू निकालोगे कंपेयर करके, देखो -x1 -1 माइनस, ये ध्यान से देखो, -x1 इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कटेगा, x1 इज इक्वल टू 1 आ गया। ऐसे जब हम लोग y1 निकालेंगे तो ध्यान दो, यहां पर क्या है? -y1, और ये +1 है, -y1 दिस इज इक्वल टू +1, और हमको y1 निकालना है, तो दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, y1 इज इक्वल टू आ जाएगा -1। तो ये हो गया 1 -1। यहां देखो सिर्फ z लिखा है, तो हम z को ऐसे लिख सकते हैं z -0, यानी z1 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 0। अब तक हमने क्या समझा कि लाइन 1 कौन से पॉइंट से पास हो रही, तो लाइन 1 इस पॉइंट से पास हो रही है। अच्छा, ऐसे हमको बताओ लाइन 2 कौन से पॉइंट से पास हो रही है? लाइन 2 यहां देखो दिख रहा है, ये +1 है, +1 है, यहां पर हो जाएगा 0। क्या जल्दी जल्दी आप बता लेंगे? -1 -1 0। अगर आप इस लाइन से कंपेयर करो इसको, तो x2, ये -x2 वहां पर +1 लिखा है, -x2 +1 लिखा है, तो जब हम x2 निकालेंगे तो -1 आ जाएगा। -y2 की प्लेस पे वहां +1 लिखा है, तो y2 निकालोगे तो -1 आ जाएगा। -z2 की जगह कुछ है ही नहीं है, वहां 0 लिख सकते हैं। तो यानी कि सेकंड लाइन हमारी जो है इस पॉइंट से पास हो रही। तो हमने अभी अभी ये मालूम कर लिया हमारी लाइन 1 कहां से पास हो रही है और लाइन 2 कहां से पास हो रही है। अच्छा, इसका ना, जैसे अगर इसका आपको शॉर्टकट नहीं मालूम है तो इसका सलूशन बहुत लेंदी बन जाएगा। पहले सलूशन की बात करते हैं कि लेंदी कैसे बन जाएगा। आओ बताऊं, अगर दो लाइन जो अभी अभी हमने लिखा था, यहां पर जो दो लाइन लिखा था, अगर दो लाइन कोप्लेनर है तो हम लोग लिखते हैं ऐसे x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। ये इसका डिटर्मिनेंट होता है 0। इफ टू लाइन्स आर कोप्लेनर देन दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। लेंदी सोल्यूशन बता रहा हूं कि कैसे आप करेंगे।
अब यहां सबकी वैल्यू रखोगे तो देखो यहां पर A1 है, B1 है, C1 है। B1 की जगह K आएगा। एक इसमें वेरिएबल है, एक इसमें वेरिएबल K है। तो जब इससे सॉल्व करेंगे तो आएगा, हमको मिलेगा K की वैल्यू। प्रोसेस देखो कितना लंबा है, K की वैल्यू मिलेगी। फिर क्या करेंगे, ये बोल रहा है कि ये जो प्लेन का इक्वेशन आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे उसको। अब अगर कोई प्लेन किसी लाइन को कंटेन कर रही है, लाइन का इक्वेशन जो अभी लिखा था जो अभी, तो ये होता है x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। यहां पर हम लोग लिखते हैं A1 B1 C1, यहां लिखते हैं A2 B2 C2, दिस इज इक्वल टू 0। ये k की वैल्यू यहां रख के सॉल्व करेंगे तब आपको मिलेगा, ये इक्वेशन मिलेगा। लेंथी है सॉल्यूशन, ऐसे आपको करना ही नहीं। कैसे करना है आओ बताओ। अभी अभी हमने क्या निकाल लिया, हमने क्या निकाल लिया, हमने ये निकाल लिया कि लाइन 1 ये पॉइंट से पास हो रही है, लाइन 2 ये पॉइंट से पास हो रही है। अब जरा आप सोचो, अगर आपके माइंड में लाइन का इक्वेशन है तो खट से आप बता देंगे कि लाइन कहां से पास हो रही है, लाइन कहां से पास हो रही है। हमको मालूम पड़ गया कि दोनों लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है। अब हम एक ऐसी प्लेन का इक्वेशन खोजेंगे, जो ये दोनों पॉइंट से पास हो। अब जैसे आओ कंसीडर करूं, यहां पर ऑप्शन का सहारा लेना है, ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। ऑप्शन 1 क्या है, ऑप्शन 1 दिया है x प्लस माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 0। अब आप जरा सोचिए, अगर कोई प्लेन किसी पॉइंट से पास हो रही है, मस्त एकदम शॉर्टकट 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। 2 मिनट क्या, 2 मिनट से पहले सॉल्व हो जाएगा। ये देखो, ये पहले ऑप्शन में बोला कि भाई प्लेन का इक्वेशन ये हो सकता है। अब हमको चेक करना क्या ऑप्शन करेक्ट है। अगर ये प्लेन ये दोनों पॉइंट से पास होती है तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आओ मैं पहला पॉइंट चेक करूं, क्या है पहले पॉइंट से पास हो रही है, एक्स की वैल्यू। अच्छा, कोई प्लेन, ये कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई प्लेन किसी पॉइंट से पास हो रही है यानी वो पॉइंट उस प्लेन पर होगा, यानी कि वो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये लाइन के भी केस में होता है, अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है, वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करता है। पॉइंट मतलब जो वैल्यू दिया रहेगा, अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब वो लाइन या प्लेन उस पॉइंट से पास होगी। आओ चेक करते हैं। x की वैल्यू 1 रख दो, y की वैल्यू -1 रख दो, z की वैल्यू 0 रख दो, क्या ये सेटिस्फाई होगा क्या। x की वैल्यू क्या रख दो 1, तो यहां देखो 1 हो गया। प्लस माइनस y की वैल्यू क्या रखना है, -1 रखना है, प्लस z की वैल्यू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या 0 आएगा क्या। ये तो हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब हम चेक करेंगे क्या है, ये वैल्यू अगर इसको सेटिस्फाई करेगी तो राइट हैंड साइड आ जाएगा। यहां देखो 2 प्लस और माइनस दोनों साइन लगा है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, दो अलग अलग साइन को सेपरेट कर दूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस -1 प्लस 0। पहले प्लस साइन ले लिया, 1 माइनस -1 प्लस 0। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे प्लस इंटू माइनस -1 प्लस 0। ये देखो अगर सॉल्व करोगे तो 0 आएगा। और इसको अगर सॉल्व करें 1 माइनस इंटू माइनस क्या आ गया, +1 प्लस 0, ये तो 2 दे रहा है। यानी कि अब ध्यान से समझो, ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, ये पॉइंट। यानी कि ये प्लेन इस पॉइंट से नहीं पास हो रही है, जबकि दोनों से पास होना है। अब ये प्लेन अगर इस पॉइंट से पास ही नहीं हो रही है, यानी कि हमने पहले ऑप्शन को कट कर दिया। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। ये देखो मैं आपको समझा रहा हूं, इसके लिए टाइम लग रहा है। आप करोगे तो खट 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 वैल्यू रख दिया और आपको समझ में आ गया सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। आओ ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी क्या दिया है, y प्लस माइनस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया है। अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये पहले हम ये पॉइंट चेक करें, क्या प्लेन इस पॉइंट से पास होगी। अगर इस पॉइंट से पास होगी तो आप इसको भी चेक कर लो। आओ यहां पर अगर मैं रख दूं, y की जगह क्या रखना है, y की जगह -1, ये देखो -1 प्लस माइनस जेड, जेड की जगह क्या रखना है -1, सॉरी जेड की जगह क्या रखना है, जेड की जगह 0 रखना है, 0। और ये देखो +1 है, ये तो 0 ही रहेगा, चाहे आप प्लस साइन लो माइनस साइन लो, इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये देखो -1 है +1 है इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यानी कि ये जो पॉइंट है
ऑप्शन बी में जो प्लेन दिया उसको सेटिस्फाई कर रहा है। यानी हम समझ गए कि ये जो पॉइंट है जब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये प्लेन जो है इस पॉइंट से पास होगी। एक मिनट, अब ये पॉइंट भी चेक कर लो। दूसरा वाला पॉइंट देखो, यक्स की जगह क्या रखना है -1, लेकिन इसमें तो यक्स है ही नहीं है, तो क्या आप पुट करोगे? कुछ नहीं पुट करना है। अच्छा, y की जगह क्या पुट करना है? y की जगह देखो -1, यहां देखो -1 और प्लस माइनस जेड की जगह क्या रखोगे? 0, और ये देखो +1 है, तो ये देखो -1 + 1 क्या बना देगा? 0। यानी कि ये दोनों पॉइंट ही ऑप्शन बी में जो इक्वेशन दिया उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हमको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी कि पक्का हो गया ये जो प्लेन का इक्वेशन है ये दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। इसका मतलब अगर दोनों पॉइंट से पास हो रहा है तो लाइन भी तो यहीं से जा रही है। इसका मतलब दिस इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग गिवन टू लाइंस, ये हमारा जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है ये दोनों पॉइंट को कंटेन कर रहा है और दोनों पॉइंट लाइन पर ही है। इनडायरेक्टली अगर आप समझो तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइंस। सो माय डियर स्टूडेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आपको सी चेक नहीं करना, आपको डी नहीं चेक करना है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो क्या शॉर्टकट आपको समझ में आया क्या? पूरा इसका सोल्यूशन बहुत लेंदी है, कम से कम 5, 6, 7 मिनट टाइम लगेगा। और ऐसे मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया इसके लिए टाइम लग गया। और नहीं तो आप ऐसे ये लाइन आपने देखा, ये लाइन देखा, यहां से निकाल लिया कि लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है, यहां से आपने निकाल लिया कि ये लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है, तो हमको उसी लाइन पे 2 पॉइंट मिल गया। और हम अब चेक करेंगे कि कौन सा इक्वेशन ऑफ प्लेन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। तो पहला हमने देखा कि पहला ये जो ऑप्शन ए है इसी पॉइंट से नहीं पास हो रहा है, तो उसको लेने का सवाल ही नहीं, इसको हमने छोड़ दिया। ऑप्शन बी पे गए तो दोनों पॉइंट ने इसको सेटिस्फाई कर दिया। यानी दिस इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, इनडायरेक्टली वी कैन से दिस इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दीज 2 लाइंस। क्या बोलते हो? आगे बढ़े, चल आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन r बार डॉट 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहां अलग से लिख ले रहा हूं, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, ये जो है प्लेन का इक्वेशन है, r बार डॉट 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप दिस इज इक्वल टू 1। ये पहला प्लेन है। एंड सेकेंड प्लेन इज गिवन दैट r बार डॉट i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप दिस इज इक्वल टू 2। ये दोनों प्लेन है, ये दोनों क्या है? प्लेन है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, ये दोनों प्लेन जहां पे कट करेंगे वहां से, अब आप इमेजिन करो 2 प्लेन है, एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन है, ऐसे दोनों कट कर रही है। तो ध्यान दो जहां पे कट करती है, या आप इमेजिन करो आपके पास जो बुक है, ऐसे आपके पास जो बुक है इसमें अगर मैं ऐसे इसको बना दूं, 2 प्लेन बना दूं, ऐसे इमेजिन करो, ऐसे 2 प्लेन, क्या मालूम आपको दिख रहा है कि नहीं? ऐसे 2 प्लेन है। यहां देखो ये जो स्पाइरल बाइंडिंग हुई है, दोनों प्लेन यहां पे कट कर रही है, दोनों प्लेन यहां पे कट कर रही है। अब जहां पर प्लेन कट कर रही है यहां से देखो ये लाइन जा रही है। बस ये बोल रहा है कि ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी जो ये स्पाइरल बाइंडिंग आप देख रहे हो 2 प्लेन, ये अगर आप देख पाओ तो ऐसे, मैंने बुक को ओपन कर दिया, ऐसे ये हो गया 2 प्लेन। और दोनों प्लेन अगर आपको ध्यान में है, अगर आप थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो तो देखो दोनों प्लेन यहां पे कट कर रहे हैं, एक प्लेन ऐसे एक प्लेन ऐसे, ये इसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। और ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बोल रहा है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये दोनों प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज पैरेलल टू द वेक्टर। ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ये किस वेक्टर के पैरेलल होगा? अब जरा इमेजिन करो, मैंने बताया ये चैप्टर ना बहुत इमेजिनेशन का है। अगर आपकी थिंकिंग पावर, इमेजिनेशन अच्छा है ही है, उसमें डाउट नहीं है, तभी आप इसको आप अच्छे से कर पाएंगे। आइए अब एक इसका कॉन्सेप्ट आपको बताऊं, ध्यान दो। अगर ये 2 प्लेन है, ये 2 प्लेन है, इसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये लाइन स्पाइरल बाइंडिंग देखो, ये लाइन इस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर होगा ऐसे, ये पहली वाली प्लेन, ये इस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर होगा,
ध्यान दो, वो लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा और इस प्लेन पे, दूसरी वाली प्लेन पे, इस पे जो परपेंडिकुलर होगा, प्लेन का परपेंडिकुलर यानी प्लेन का नॉर्मल, नॉर्मल भी बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर टू द प्लेन या नॉर्मल ऑफ द प्लेन बोल दो। इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा, यानी नॉर्मल जो है लाइन पर भी होगा। अब अगर आप एक कॉन्सेप्ट समझ गए तो ये वाला इक्वेशन याद करो। ये इक्वेशन कैसे मिलता है, कहां मिला था अपने को, याद करो। ये इक्वेशन r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n बार, या इसी को हम लोग ऐसे लिख देते हैं r बार डॉट n बार। ये स्केलर है तो इसकी जगह हम लोग p लिख देते हैं, d लिख देते हैं। ये हमारा प्लेन का इक्वेशन है। अरे बाबा कैसा इक्वेशन है, ये एक ऐसा प्लेन है, ये एक ऐसा प्लेन है जिस प्लेन का नॉर्मल है n बार। इस प्लेन का नॉर्मल यानी प्लेन है तो उस पे नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर होगा n बार। अब यहां देखो ध्यान से, जो ये पहला प्लेन दिया है, जो इसने पहला प्लेन दिया है, पहली प्लेन का क्या है, नॉर्मल है। अगर मैं इसको n1 बार से डिनोट कर दूं तो दिस इज इक्वल टू 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब ऐसे देखो, जो दूसरी वाली प्लेन है, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये है। अगर मैं इसको n2 बार से डिनोट करूं तो दिस इज इक्वल टू i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। अभी मैंने बुक दिखा के आपको बताया कि जो दोनों प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, पहली प्लेन पे जो नॉर्मल है, पहली प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो लाइन पे परपेंडिकुलर होगा और दूसरी प्लेन का जो नॉर्मल है वो भी लाइन पे परपेंडिकुलर होगा। यानी कि जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ध्यान से सुनना, ध्यान से, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, थोड़ा लिख दे रहा हूं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस इज परपेंडिकुलर टू n1 बार एंड आल्सो n2 बार। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन n1 बार पे भी परपेंडिकुलर होगा और n2 बार पे भी परपेंडिकुलर होगा। क्या एक कॉन्सेप्ट समझा क्या? अगर आपने एक कॉन्सेप्ट समझ गया तो यहां से देखो, तो इसका मतलब जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका मतलब जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस इज पैरेलल टू n1 बार क्रॉस n2 बार। ये बताओ कौन कौन समझ गया? ये अगर आपने समझ लिया, अभी अभी हमने वेक्टर पढ़ा था, आओ थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं। मान लो एक वेक्टर है a बार, एक वेक्टर है b बार, तो जब हम लोग ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते तो इसका मतलब समझते हैं क्या? जैसे मान लो वेक्टर है a बार, ये वेक्टर है b बार, तो जो हम लोग यहां ध्यान से देखो, ये दोनों कोप्लेनर वेक्टर हैं, ऐसे। तो जब हम a बार क्रॉस b बार निकालेंगे, a बार क्रॉस b बार इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ a बार एंड b बार। तो ध्यान से देखो, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन n1 बार पे परपेंडिकुलर है और n2 बार पे। तो जब हम n1 बार क्रॉस n2 बार निकालेंगे, दिस इज द वेक्टर which is perpendicular to the plane of n1 bar and n2 bar. It means this vector is parallel to line of intersection. यानी अब कुल मिला के हमको यही निकालना है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल वेक्टर आपको पूछ रहा है। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इसके पैरेलल कौन सा वेक्टर होगा वो बताना है। तो हम यहां से समझ गए कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है, दिस इज पैरेलल टू n1 बार क्रॉस n2 बार, और n1 बार का मतलब ये है, n2 बार का मतलब ये है। अब ये दोनों का आप निकाल लो, क्या? क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। जैसे ही आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन स्पीड के साथ। ये देखो, n1 बार क्रॉस n2 बार, दिस इज इक्वल टू, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं, i कैप j कैप k कैप। तो n1 बार कोएफिशिएंट ऑफ कंपोनेंट्स 3 -1 1, ऐसे 3 -1 1। n2 बार ये देखो 1 4 -2 1 4 -2। अब यहां देखो, इसको आपको स्पीड के साथ में करना है और ऐसे करना है कि गलत भी ना हो। तो यहां देखो, डिटर्मिनेंट i कैप, कॉलम रो कट कर दिया, ये बचा -2 इंटू -1, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे +2, 4 1 जा 4 -4। सेकेंड एलिमेंट लेंगे माइनस के साथ में, कॉलम कट कर दिया, रो कट कर दिया, तो -2 इंटू 3 हो जाएगा -6, -2 इंटू 3 -6, 1 इंटू 1 1 1 जा 1, प्लस लास्ट एलिमेंट लेंगे k कैप,
ये देखो करिस्पॉन्डिंग कॉलम करिस्पॉन्डिंग रो कट गया, ये 4 एलिमेंट बचा, 4 3 जा कितना 12, 1 1 जा 1 -1, यहां माइनस रहता है तो +1 हो जाएगा। ये आपको आता है 2 - 4, ये आ जाएगा -2 y कैप। ये देखो यहां पर -7 आएगा, बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा 7 j कैप, एंड दिस इज 13 k कैप। -2 y कैप प्लस 7 j कैप प्लस 13 k कैप। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या बोलते हो, समझ गए? चले आगे वाले क्वेश्चन में। ऐसे आपको मैं देखो बोल बोल के समझा रहा हूं, इसके लिए टाइम लग रहा है, बाकी आप जल्दी जल्दी समझे। इसमें समझने वाली बात क्या थी? जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल्स ऑफ द प्लेन्स, बस यही आपको समझना था। ये लाइन, जैसे ये लाइन समझा, अगर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर है किस पर? n1 बार पर, n2 बार पर, यानी कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इसके इस पे जो ये दोनों पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा उसके पैरेलल हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, हमने जल्दी जल्दी इसको निकाल लिया और हमको ऑप्शन भी मिल गया ये वाला। चलिए आगे वाला क्वेश्चन जरा देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3। द लाइंस, ध्यान से देखो, 2 लाइन दिया है, आर कोप्लेनर, हेंस के। दोनों लाइन क्या है? कोप्लेनर है। अगर दोनों लाइन कोप्लेनर है तो बोल रहा है के की वैल्यू निकाल। तो 2 लाइन अगर कोप्लेनर है तो अभी मैंने आपको बताया था, फार्मूला बताया था। क्या बताए थे सर? अगर ये देखो x - x1 अपान a1, y - y1 अपान b1, z - z1 अपान c1, एक लाइन ये है। दूसरी लाइन है x - x2 अपान a2, y - y2 अपान b2 इज इक्वल टू z - z2 अपान c2। अगर ये दोनों लाइन कोप्लेनर है, दोनों लाइन कोप्लेनर है, तब देखो रिजल्ट देखो, यहां होता है x2 - x1, x2 - x1, यहां y2 - y1, z2 - z1, यहां क्या लिखेंगे? a1 b1 c1, यहां क्या लिखेंगे? a2 b2 c2, ये डिटर्मिनेंट होगा 0। अब सोचो, मैंने तो फार्मूला लिखा, आपको थोड़ी फार्मूला लिखना है। अब अगर आपको याद है, फार्मूला याद है, तो ध्यान से देखो कैसे आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। हमको ये मालूम पड़ गया कि ये दोनों लाइन क्या है? कोप्लेनर है, यानी उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा। अच्छा ये पहले लिख लो, हमको ये बताओ कि ये जो पहली लाइन है, ये पहली लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है? कौन से पॉइंट से पास हो रही है? 3 2 5, ये पहली लाइन, पहली लाइन यानी कि x1 y1 z1, ये है x1 y1 z1। अगर मैं बोलूं कि x2 y2 z2, यानी कि दूसरी लाइन कहां से पास हो रही है? तो दूसरी लाइन कहां से पास हो रही है? 4 3 3, यहां से पास हो रही है। बस अब आप इसको लिखते जाओ, x2 - x1, x2 - x1 1 है, y2 - y1, y2 - y1 ये भी 1 है, एंड z2 - z1 -2 आएगा। फिर क्या लिखना है? a1 b1 c1, ये देखो a1 b1 c1, क्या लिखेंगे? 1 1 माइनस के a2 b2 c2, ये देखो a2 b2 c2, k1 2, तो यहां क्या लिख देंगे? k1 2, दिस इज इक्वल टू 0। ये आपको लिखना ही नहीं था, ये आपको याद होना चाहिए। और ये आप लिख सकते हैं, इसको खट से लिख लिया तो आपको यहां लिखने में x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, ये लिखने में गलती नहीं होगी। अब बाकी मालूम है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a1 b1 c1, a2 b2 c2, इसको सॉल्व करना है, k की वैल्यू आ जाएगी। आओ पहला एलिमेंट ले लिया, क्या ले लिया? पहला एलिमेंट देखो 1 है, 1, ये इसको ऐसे कट कर दिया, यहां आ जाएगा 2 1 जा 2, माइनस लिखते हैं, 1 इंटू माइनस के, माइनस के आएगा तो यहां देखो प्लस के हो जाएगा। सेकंड लिखेंगे तो माइनस के साथ में, इसका करिस्पॉन्डिंग कॉलम रो कट कर दिया, तो ये देखो 2 1 जा 2, और ये यहां होगा माइनस के इंटू माइनस के करोगे माइनस के स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा प्लस के स्क्वायर। लास्ट में प्लस लिखते हैं लेकिन ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, -2। ये देखो इसका करिस्पॉन्डिंग कॉलम करिस्पॉन्डिंग रो कट कर दिया तो 4 एलिमेंट बचा, 1 इंटू 1 कितना आ गया? 1, के इंटू 1 के आएगा तो माइनस के, दिस इज इक्वल टू 0।
आओ इसका एक्सपांशन कर दूं, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 प्लस के, यहां आ जाएगा -2 और माइनस इंटू प्लस -2k², ये आ जाएगा कितना -2 माइनस इंटू माइनस +2k, दिस इज इक्वल टू 0। यहां देखो -2 और +2 कट गया, बचा क्या भाई, ये बच रहा है -2k² और क्या बच रहा है 2k प्लस k, कितना 3k, और क्या बच रहा है -2 बच रहा है -2, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये देखो ध्यान से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बहुत दौड़ा दौड़ा के आप सॉल्व करते हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इसको आप नहीं कर पाओगे। आओ देखो कैसे इसको करना, ये तो ये देखो k² वाला टर्म निगेटिव है, हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k² माइनस 3k प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इतना हमको मालूम है कि जब आप इसका फैक्टर करेंगे और कर ही लेंगे, इसका फैक्टर आप करोगे तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा k -1 इंटू k -2 इक्वल टू 0, और आपको फैक्टर आता ही है। अगर इसका बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे तो यहां से बताओ, जब इसको इक्वल टू 0 करोगे k इक्वल टू 1, जब इसको इक्वल टू 0 करोगे तो k इज इक्वल टू 2, यानी कि k की वैल्यू आ गई 1,2। अगर ये फैक्टराइजेशन नहीं आता आपको तो हमको बताना, फिर हम आपको एक लेक्चर में फैक्टराइजेशन बताएंगे, और ऐसा नहीं है आपको आता ही है, छोटी चीज है आपके लिए, छोटी चीज है, आप सीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हाँ तो ब्रिलियंट स्टूडेंट तो आप ही है। तो इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो k की वैल्यू 1 2 मिल जाएगी। सो माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्या बोलते हो, चल आगे वाला क्वेश्चन ले, ये रहा ये अगला क्वेश्चन। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स दिया है, अब बोल रहा है कि आर कोप्लेनर, ये चारों पॉइंट क्या है, कोप्लेनर है। देन द लोकस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई जेड, इसका लोकस निकालो। अब लोकस वर्ड आ गया तो घबराना नहीं कि क्या मालूम क्या निकालने का है, क्या मालूम क्या निकालना, ऐसा नहीं है। लोकस ऑफ पॉइंट दिस, अब देखो ऑप्शंस देखो, सारे के सारे इक्वेशन एक्स वाई जेड में दिया है, तो किसी भी पॉइंट का जो लोकस निकालते हैं इनडायरेक्टली, मतलब उसका इक्वेशन निकालते हैं, जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड वो इसमें होना चाहिए बस। अब क्या आपको समझना है कि ये चारों पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोप्लेनर, चारों पॉइंट क्या है, कोप्लेनर है, 4 पॉइंट कोप्लेनर है, तो उससे जो 3 वेक्टर बना वो भी कोप्लेनर होगा। ध्यान दो कौन कौन सा पॉइंट, ए बी सी डी, ध्यान दो ये चारों पॉइंट्स क्या है, कोप्लेनर है, एक ही प्लेन पे है, तो इससे 3 पॉइंट बनाओ, सॉरी 3 वेक्टर्स बनाओ, और तीनों वेक्टर्स क्या होंगे, कोप्लेनर। लेकिन ध्यान में क्या रखना है, ओरिजिन एक ही लेना है आपको, एक ही ओरिजिन से स्टार्ट करके वेक्टर्स बनाना है। अब यहां पर आप ऐसे भी बना सकते हो, एक वेक्टर बना दिया ए बी बार, ए सी बार और ए डी बार। अगर ये चारों पॉइंट कोप्लेनर हैं तो ये 3 वेक्टर भी कोप्लेनर होंगे। अब आपका मन कर रहा है तो इसको ऐसे बना दो, बी ए बार बना दो और बी सी बार बना दो, बी डी बार बना दो, लेकिन ध्यान देना पॉइंट एक ही किसी एक पॉइंट से शुरू करना, ए बी बार ए सी बार ए डी बार, बी ए बार बी सी बार बी डी बार, या सी से बनाओ तो सी ए बार सी बी बार सी डी बार, या अगर डी से बनाओ तो ये हो जाएगा डी ए बार डी बी बार, क्या हो जाएगा डी बी बार, क्या हो जाएगा डी सी बार। ये सारे के सारे तीनों के तीनों वेक्टर, तीनों के तीनों क्या होंगे, कोप्लेनर। और वेक्टर में आपने पढ़ा है कि अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0, बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू 0, याद आया क्या। अच्छा तो सर इसमें ये ज्यादा इजी होगा कि ये ज्यादा, ये ध्यान दो ए बी सी में यक्स लगा है, इसमें यक्स नहीं है, तो ये ज्यादा बेटर होगा। बाकी आप कोई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो डी ए बार डी बी बार डी सी बार, लेकिन आपको जल्दी जल्दी निकालने आना चाहिए। डी ए बार अगर निकालो, डी ए बार निकालो तो कैसे निकालेंगे, ए में से डी के कंपोनेंट को माइनस करेंगे, ए में से डी, हाँ डी ए बार लिखा है ना, तो ऐसे अगर आपको याद होगा तो डी ए बार इज इक्वल टू ए बार माइनस डी बार। ए बार क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, डी बार इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी। तो डिटेल में नहीं लिखना है, टाइम बचाने का खेल है, तो सारी कोशिश अपनी है कि टाइम कैसे बचे। तो जब डी ए बार निकालोगे, ये देखो डी ए बार,
यानी इसके ये सब अगर मैं पोजीशन वेक्टर लिखूं तो ये देखो आई का कंपोनेंट बनेगा, जे का कंपोनेंट बनेगा, के का कंपोनेंट बनेगा, ऐसे ही। तो जब हम लोग डीए बार निकालेंगे तो इसमें से इसको -2 - x - 1 करो, ये देखो 2 - x - 1, 2 - 1 1 आ जाएगा। यानी कि इसका आ गया आई का जो डीए बार वेक्टर हम लोग निकालेंगे, इसका जो आई का कंपोनेंट होगा 1 - x होगा। अच्छा, जे का कंपोनेंट 2 - 1 कितना आ जाएगा? अरे 1 आ जाएगा। ये देखो 2 - 1 कितना आ गया? 1 आ गया। ऐसे ही खटाखट निकाल लो, डीबी बार निकाल लो। बताओ डीबी बार का, आप बताओ। डीबी बार इसमें से इसको माइनस करो, 2 - 1 कितना आ जाएगा? 1 आ गया। 2 - y में से 1 माइनस करोगे, 1 - y आ जाएगा। फिर वहां देखो 2 - 1 करोगे, 1 आ जाएगा। ऐसे देखो जब आप डीए बार, डीबी बार, डीसी बार, यस, डीसी बार जब निकालोगे, डीसी बार, तो 2 - 1 कितना आ जाएगा? 1 1। ध्यान से देखो, यही आ रहा है क्या? अब चारों पॉइंट्स कोप्लेनर हैं। चारों पॉइंट्स क्या है? कोप्लेनर है। अगर चारों पॉइंट्स कोप्लेनर हैं तो इसका मतलब ये तीन वेक्टर्स हमने एक को ओरिजिन मान के बनाया है। तीनों वेक्टर डीए बार, डीबी बार, डीसी बार, ये तीनों वेक्टर भी कोप्लेनर होंगे। और कोप्लेनर होंगे तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0 होगा। बॉक्स प्रोडक्ट इसका 0 होगा। मतलब क्या 0 होगा? डीए बार, डीबी बार, डीसी बार, बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। अब यहां ध्यान से देखो, ये तो मैं लिख रहा हूं, आपको कंडीशन थोड़ी लिखना है, डायरेक्ट ऐसे बनाना है, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो यहां पर देखो आई का कंपोनेंट है, जे का, के का, तो ये देखो 1 - x 1 1, यहां पर 1 1 - y 1 1 1, यहां पर 1 - z। अब सोचो, अब मैं आपको शॉर्टकट बताने जा रहा हूं। अगर आप स्टेट बोर्ड में होते, पूरा सोल्यूशन आपको दिखाना होता, तो इसको सॉल्व करते और इसका इक्वेशन लाते, इसमें से कौन सा मिलता ये हम लोग चेक करते। लेकिन अब यहां से ध्यान से देखो, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है? 0 है। किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 तब आती है जब उस डिटरमिनेंट में पहला रो इसका सम 0 आ जाए, सेकेंड रो इसका सम 0 आ जाए, थर्ड रो इसका सम 0 आ जाए। सम मतलब जोड़ने पर। ये देखो फर्स्ट रो के एलिमेंट 1 - x 1 1, ए 0 आ जाए, पहले रो का सम 0, दूसरे रो का सम 0, तीसरे रो का सम 0, तभी डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है 0। बस यही प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। किसी भी नहीं, तीनों रो का सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। ऐसा कॉलम में भी होता है। फर्स्ट कॉलम का सम 0, सेकंड कॉलम का सम 0, थर्ड कॉलम का सम 0, तब भी डिटरमिनेंट क्या आता है? 0 आता है। तो हमने प्रॉपर्टी क्या सीखी भाई? इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब इसमें जो फर्स्ट रो होगा इसके सारे एलिमेंट्स का सम क्या होगा? सारे एलिमेंट्स का सम क्या होगा? 0 होगा। यही तो सीखा अभी, यही तो सीखा। या सारे कॉलम, तीनों कॉलम का सम 0 होगा, या तीनों रो का सम 0 होगा। फर्स्ट रो के एलिमेंट का सम 0, सेकंड रो के एलिमेंट, बार बार बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। अच्छा, अब यहां देखो भाई, फर्स्ट रो के एलिमेंट का सम कब 0 होगा? ये देखो 1 + 1, ये 2 आ गया। अब अगर 1 - x, ये दोनों, अच्छा यहां लिख देता हूं, 1 - x + 1 + 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट है सबका सम क्या? 0। तो यहां से देखो, आप यहां से देखो तो -x = -3 आएगा, यानी x = आ जाएगा 3। यानी अगर x की वैल्यू 3 होगी तभी पहले जो फर्स्ट रो है उसके एलिमेंट्स का सम 0 होगा। ऐसे ही दूसरे में निकालेंगे तो y = 3 आएगा। तीसरे थर्ड रो से निकालेंगे हम लोग, z = 3 आएगा। अब आपको कुछ सॉल्व करना ही नहीं है, कुछ नहीं सॉल्व करना है। जब आप समझ गए भाई x की वैल्यू 3 होगी, y की 3 होगी, z की 3 होगी, ये तीनों वैल्यू किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, वही हमारा आंसर है। आओ पहले में रख के देखें, यहां बताओ कितना आ जाएगा? 1/x मतलब 1/3, 1/y 1/3, 1/z 1/3। क्या इसको जोड़ने पर 1 आएगा क्या? डिनोमिनेटर सेम है, 3, 1 + 1 + 1 3, कट गया 1 आ गया। तो ये तीनों वैल्यू x y z की वैल्यू पहले ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट है।
क्या इसका शॉर्टकट आपको समझा क्या? शॉर्टकट अगर समझ गया तो ये तो मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके लिए टाइम लग रहा है। नहीं तो आप खट से ये डीए बार डीबी बार डीसी बार निकाल लिया। अच्छा, इससे कंफ्यूज मत होना कि हमको डीए बार ही निकालना है। क्या ऐसा लिखेंगे तो आएगा? बिल्कुल आएगा, लेकिन यहां पर थोड़ा साइन का चेंज हो जाएगा, कुछ -x या -1 ये भी दोनों आ जाए, उसका टेंशन छोड़ो, चाहे जो आप निकालोगे सेम ऐसे ही आएगा। तो क्या बोलते हो, समझा क्या शॉर्टकट? चले आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इफ द एंगल थीटा बिटवीन द लाइन का इक्वेशन दिया है कार्टेशियन फॉर्म में, एंड द प्लेन का इक्वेशन दिया है जनरल फॉर्म में। लाइन और प्लेन के बीच बोल रहा है भाई एंगल थीटा है, और आपको साइन थीटा की वैल्यू दिया है 1/3। तो आपको निकालना है लैम्डा प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। इसी इक्वेशन में देखो, प्लेन के इक्वेशन में लैम्डा भी यूज किया है, तो लैम्डा प्लस 1 निकालना है। अब हमको फार्मूला याद आना चाहिए। कोई लाइन है और कोई प्लेन है, लाइन और प्लेन के बीच में जो एंगल बनता है क्या होता है फार्मूला। ये देखो ये प्लेन है और ये पेन देखो ये लाइन है। इस लाइन और ये प्लेन के बीच में अगर एंगल थीटा बन रहा है तो फार्मूला कैसे लिखते हैं? अगर मैं लाइन का इक्वेशन लिखूं तो आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, ये लाइन है। और हम समझते हैं भाई ये लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर ए बार है, और जिस वेक्टर के पैरेलल है वो बी बार है। ये है लाइन। और प्लेन का इक्वेशन आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू स्केलर लिख दिया यहां पी, ये हो गया प्लेन। अगर इस लाइन और प्लेन के बीच बना है एंगल थीटा, तो हम लोग लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू बी बार डॉट एन बार, मॉड ऑफ बी बार डॉट एन बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार इंटू मॉड ऑफ एन बार। ये है फार्मूला। अब आपको यहां बी बार क्या है ये समझ में आना चाहिए, एन बार क्या है ये समझ में आना चाहिए। तो जो क्वेश्चन दिया उससे आप आइडेंटिफाई करके बी बार निकाल लो, एन बार निकाल लो। देखो इसी फार्मूला में सबकी वैल्यू रख दो, लैम्डा प्लस 1, पहले लैम्डा निकलेगा प्लस 1 कर दो, लैम्डा प्लस 1 निकल जाएगा। अच्छे बी बार समझ रहे हो क्या? बी बार ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन तो हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ये लाइन बी बार के पैरेलल है, लेकिन ये तो कार्टेशियन फॉर्म में है। अब ये देखो ये जो लाइन है, इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है 1:2 है। तो यानी कि इस लाइन के पैरेलल जब हम वेक्टर बी बार लिखेंगे तो 1i कैप प्लस क्या 2j कैप प्लस क्या 2k कैप। ये देखो 1 2 2 जो डिनोमिनेटर में लिखा है, अभी मैंने ऐसा इक्वेशन अभी हम लोग डिस्कस किए थे, x माइनस x1 अपान ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान सी। तो जो डिनोमिनेटर में होता है दिस इज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, तो उसके पैरेलल वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं। तो लाइन के पैरेलल वेक्टर को बी बार से, ये जो प्लेन है, अब आओ प्लेन का आपको इक्वेशन बता दूं, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन जनरल फॉर्म। ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन है लेकिन जनरल फॉर्म। अब इसमें जो ए बी सी है, ये क्या है ए बी सी, ये जानना जरूरी है। ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज, ये डायरेक्शन रेशियो है। किसके डायरेक्शन रेशियो? नॉर्मल ऑफ द वेक्टर, नॉर्मल ऑफ द प्लेन। इस प्लेन पे जो नॉर्मल होगा, मान लो ये प्लेन है, इस पे परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसे है, तो ये प्लेन का जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है। यानी कि अगर मैं एन बार क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन है, एन बार लिखना चाहूं तो यक्स का कोएफिशिएंट 2 है 2i कैप, y का कोएफिशिएंट -1 है -j कैप, प्लस ये देखो z का कोएफिशिएंट है रूट में लैम्डा k बार। अब हमने b बार और n बार दोनों निकाल लिया। अब यहां पर देखो b बार डॉट n बार, इसका मैग्नीट्यूड, यानी b बार डॉट n बार आपको निकालना है। आओ निकाल लेते हैं। अगर मैं यहां से b बार डॉट n बार निकालूं तो आपको कैसे निकालना है, वेक्टर का इतना सम किया है, ये तो आपके लिए बहुत इजी है। 2 1 जा 2 आ जाएगा, ये 2 -1 -2 आ जाएगा, और जब इसको आप इंटू करेंगे तो 2 रूट लैम्डा आ जाएगा, और ये +2 -2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो b बार डॉट n बार है,
बी बार डॉट एन बार, ये क्या आ जाएगा, 2 रूट लैम्डा आ जाएगा। बी बार डॉट एन बार निकाल ली, बराबर। मॉड में इसलिए लिखा है, अगर माइनस भी आ जाए तो आपको प्लस ही लेना है। अच्छा, मॉड ऑफ बी बार, यहां से मॉड ऑफ बी बार निकालो। मॉड ऑफ बी बार क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4, 9 आ रहा है तो आपको समझ में आ गया सर ये तो 3 आएगा। मॉड ऑफ एन बार निकाल लो, अंडर रूट, यहां से 2 का स्क्वायर आएगा 4, ये -1 है, स्क्वायर करेंगे +1, इसका स्क्वायर कर दोगे तो लैम्डा आ जाएगा। यानी मॉड ऑफ एन बार क्या आ गया, अंडर रूट 5 प्लस लैम्डा। आओ यहां पर सबकी वैल्यू रख दूं, सबकी वैल्यू रख दूं, सबकी मतलब जो जो इंफॉर्मेशन आपको दिया है। साइन थीटा की वैल्यू इसने क्या दिया, 1/3, तो साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख दूं सर, 1/3 लिख दो, इज इक्वल टू बी बार डॉट एन बार, कितना आ गया, अरे ये तो आ गया 2 रूट लैम्डा, हाँ ठीक है। अपान में क्या आ गया, मॉड ऑफ बी बार क्या आया है, मॉड ऑफ बी बार, मॉड ऑफ बी बार ये है, मॉड ऑफ बी बार इसकी वैल्यू 3 है, ये 3 अंडर रूट कितना, मॉड ऑफ एन बार, मॉड ऑफ एन बार कितना आया है 5 प्लस लैम्डा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है सर ये देखो 3 कट जाएगा तो इधर 1 बचेगा, अगर मैं इसको इधर ले लूं तो ये हो जाएगा रूट 5 प्लस लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 2 रूट लैम्डा। अब कैसे सॉल्व करेंगे, रूट में है लैम्डा, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, इधर स्क्वायर अगर आप करोगे तो आ जाएगा 5 प्लस लैम्डा, रूट हट गया, 2 का स्क्वायर 4 लैम्डा हो गया। तो ये देखो 5 4 लैम्डा और ये प्लस लैम्डा इधर लाओगे माइनस, तो यहां पर देखो 3 लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया 5, लैम्डा निकालोगे तो कितना आ गया 5/3, ये है लैम्डा की वैल्यू। और ऑप्शन में देखो 5/3 दिया है, गलत वाला भी ऑप्शन में दिया रहता है, घाई नहीं करने का, स्पीड फास्ट होनी चाहिए लेकिन गलत नहीं करना है। ध्यान से देखो क्या निकालना है, लैम्डा +1, यानी कि ये जो वैल्यू मिली लैम्डा +1, तो लैम्डा +1 अगर आप निकालोगे तो मैं यहां लिख रहा हूं, तो लैम्डा +1, लैम्डा की वैल्यू क्या आपने निकाला 5/3, +1 कर दो, ये देखो 3 1 जा 3 +5 8 आ जाएगा 8/3। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 8/3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। चले आगे, चलो फिर ये ले लो। आओ ये क्वेश्चन लेते हैं, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ नॉर्मल टू द प्लेन पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ नॉर्मल टू द प्लेन, एक प्लेन है, एक प्लेन है, ये तीनों पॉइंट से पास हो रही है, तीनों पॉइंट से पास हो रही है। अब अगर ये 3 पॉइंट से पास हो रही है तो उस प्लेन पे जो नॉर्मल वेक्टर है, ये देखो ये प्लेन है, इसका नॉर्मल वेक्टर बोल रहा है कि जो नॉर्मल वेक्टर है ना, इसका डायरेक्शन कोसाइंस आपको बताना है। क्या बताना है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। ओके, अब हमारी जो प्लेन है ये तीनों पॉइंट से पास हो रही है। अगर मैं इसको मान लूं, ये पहले को मान लूं कि पॉइंट ए है, पॉइंट ए है, चलो यहीं लिख देता हूं, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये पॉइंट है सी। अगर यहां से मैं ध्यान से देखो ए बी बार और ए सी बार बना दूं, 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट से हमारी प्लेन पास हो रही है, तो यानी कि ए बी बार ए सी बार ये जो दो वेक्टर हैं, क्या समझ पा रहे हो कि ये दोनों वेक्टर उसी प्लेन पे लाई करेंगे। मैंने पहले बताया इमेजिन करना सीखो। अब हमारी प्लेन है, ये मान लो प्लेन है, इसी प्लेन पे तीनों पॉइंट हैं, ए बी सी तीनों है। अगर मैं बना दूं ए बी बार ए सी बार, ए बी बार ए सी बार, तो दोनों वेक्टर प्लेन पे ही लाई करेंगे, दोनों वेक्टर कहां लाई करेंगे, प्लेन पे। अच्छा, क्या ए बी बार निकाल पाओगे क्या, ए है बी है, ए बी बार, अब हम इसका पोजीशन वेक्टर ए बार लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर बी बार, तो ए बी बार लिखते हैं, बी बार माइनस ए बार लिखेंगे, लेकिन इतना आपको टाइम लगाना नहीं है। ए बी बार -1 -4 ये हो जाएगा -5, आई कैप का कोएफिशिएंट आ गया, 4 - 2 2 आ जाएगा, 2 - 3 -1 आ जाएगा। ए बी बार हमने निकाल दिया। ए सी बार अगर निकाल दो, ए सी 3 - 4 -1 आ जाएगा, 2 - 2 0 आ जाएगा, 1 - 3 -2 आ जाएगा। अब जरा ध्यान से सोचो, हमारी जो प्लेन है, इसी प्लेन के ऊपर ये दोनों वेक्टर हैं,
ध्यान से ध्यान से ध्यान से 3 बार बोल रहा हूं। ए बी बार और ए सी बार हमारे प्लेन पर है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि सर इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा, जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा? ए बी बार क्रॉस ए सी बार। बस यही आपको समझना है। अब अगर ए बी बार क्रॉस ए सी बार निकालूं तो आपको मालूम है ऐसे निकालते हैं। ए बी बार, इसका आप कंपोनेंट्स लिखते हैं जो कि पहले से निकाला है, -5 2 -1 आई जे के -1, दूसरे से -1 0 एंड -2। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो आ जाएगा आई कैप, ये देखो कॉलम रो कट हो गया, ये आ जाएगा -4, यहां 0 -j, करिस्पॉन्डिंग कॉलम करिस्पॉन्डिंग रो कट हो गया, -2 -5, ये तो आएगा 10। ये देखो माइनस लिखते हैं, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, प्लस के लिखेंगे तो कॉलम रो कट हो गया, 0 आएगा और यहां पर -2 यानी कि ये हो जाएगा +2। तो ये देखो आ गया -4 आई कैप और माइनस यहां देखो 9 आएगा 9j कैप और यहां देखो +2k कैप आएगा, 2k कैप आएगा। ये हमारा क्या है? ये तो नॉर्मल वेक्टर है, ध्यान दो ये हमारा नॉर्मल वेक्टर है। अगर मैं नॉर्मल वेक्टर को n बार लूं और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हम लोग मोस्टली n बार से डिनोट करते। अब अगर कोई वेक्टर है, ये प्रॉपर्टी जरा समझो, अब अगर कोई वेक्टर है तो ध्यान दो -4 -9 और ये 2, इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होता है, डायरेक्शन रेशियो आप दिस वेक्टर, लेकिन बोला है कि भाई आप डायरेक्शन कोसाइन निकालो। इसी वेक्टर का, ये तो नॉर्मल है और नॉर्मल वेक्टर से अपने को डायरेक्शन रेशियो मिलता है, लेकिन हमको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो डायरेक्शन कोसाइन हम लोग कैसे निकालते हैं? आपको फार्मूला याद होगा, L = ऐसे A/√A² + B² + C², ऐसे हम लोग निकालते हैं, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो आओ अगर मैं डायरेक्शन इसका निकालूं, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन अगर निकालूं, यानी कि इसका यूनिट वेक्टर निकालना। यूनिट वेक्टर से अच्छा एक डिफरेंस आपको समझा दूं, अगर मान लो लिखा है A बार = 3i कैप + 2j कैप + 4k कैप लिखा है और कहीं मिल गया a कैप, यानी a का यूनिट वेक्टर। अगर ये लिखा है, ये भी ऐसे लिख दे रहा हूं 3i कैप + 2j कैप + 4k कैप, दोनों अलग अलग वेक्टर है। जहां आप देखोगे वेक्टर तो क्या इधर देखो, अगर आपने देखा कि लिखा है वेक्टर तो ये 3 2 4 ये होगा डायरेक्शन रेशियो। अगर लिखा है यूनिट वेक्टर तो 3 2 4 ये होगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। क्या इतना डिफरेंस समझा? वेक्टर से हम लोग डायरेक्शन रेशियो समझ पाते हैं, डायरेक्शन रेशियोज बता पाते हैं, डायरेक्शन रेशियोज निकाल पाते हैं। यूनिट वेक्टर से जो कंपोनेंट्स है 3 2 4 दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर। तो ये क्लियर है क्या इतना? अगर कोई वेक्टर दिया ए बार तो हम यहां से 3 2 4 आर डायरेक्शन रेशियोज, और अगर यूनिट वेक्टर दिया है तो 3 2 4 आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फार्मूला आपको याद होगा। अगर इसका मैं डायरेक्शन कोसाइन निकालूं तो L = a मतलब क्या है? -4/√a² + b² + c², a² + b² + c²। अब आप इसका स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16, 9 का 81, 2 का हो जाएगा 4, तो आ गया -4/√101, -4/√101। ध्यान से देखो, बाकी आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो, ये है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, बाकी निकालोगे वो भी यही आएगा। तो एक ही हमने निकाला और हमको समझ में आ गया कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्या बोलते हो, समझे? चले आगे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स। द यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिटरमाइंड द पॉइंट्स। अब देखो ऐसा लिखा है, क्या मालूम, हमको तो ऐसे समझने में ऐसे कंफ्यूजन जैसा लग रहा है, बट है नहीं। प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स, यानी कि हमारे जो प्लेन है ना, ये तीनों पॉइंट से पास हो रही है। ये देखो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये तीनों पॉइंट से प्लेन पास हो रही है। द यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन, द यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन,
पहले तो उस प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लो, फिर जो वेक्टर मिला जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लो, काम खत्म। अच्छा, प्लेन ये तीनों पॉइंट से पास हो रही है, अभी इसके पीछे वाले जस्ट क्वेश्चन में सेम है, जो हमारी प्लेन है तीनों पॉइंट से पास हो रही है, यानी कि अगर मैं यहां से ऐसे बना दूं ए बी बार और बना दूं ए सी बार, तो ये दोनों पॉइंट इसी प्लेन पे लाई करेंगे, अच्छा ए बी बार कैसे निकालोगे, 2 -1 कितना आ गया 1, 0 माइनस आप -1 करोगे +1, -1 -2 -3 आ जाएगा। ए सी बार 0 -1 -1, 2 माइनस आप -1 3, 1 -2 -1 आ जाएगा। तो ये दोनों वेक्टर प्लेन पे लाई कर रहे हैं, प्लेन पे। अब प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, मान लो नॉर्मल वेक्टर को n बार से लिख रहा हूं, क्या बोलते हो, समझ गए, ए बी बार क्रॉस ए सी बार, ये प्लेन है, ए बी बार ए सी बार हमारा प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ए बी बार क्रॉस ए सी बार उसका नॉर्मल वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर, और जिसको हमने n बार लिख दिया। अब बताओ इसको आप कैसे निकालोगे, अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला था, आई कैप जे कैप के कैप ए बी बार, ये ध्यान दो कॉम्पोनेंट लिखा है 1 1 -3, ये भी कॉम्पोनेंट लिखा है -1 3 -1। आओ इसकी वैल्यू निकाल लें, ये देखो कॉलम रो कट हो गया तो -1, ये -9 होगा तो +9 आ जाएगा, -j, ये देखो यहां गलती ज्यादा यहां हो जाती है प्लस माइनस में, तो इसको बहुत केयरफुली करना है। जे हो गया, कॉलम कट गया, रो, तो -1 × 1 -1 आएगा, ये देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे +3 तो ये -3 हो गया, प्लस के कैप, ये देखो कट गया तो 3 1 जा 3, -1 आएगा तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, तो ये बताओ कितना आ गया 8 आई कैप, -4 यहाँ माइनस है तो +4 जे कैप हो जाएगा, यहां भी आ जाएगा कितना 4 के कैप आ जाएगा। ये हमारा नॉर्मल वेक्टर आ गया, लेकिन हमको तो बोल रहा है भाई इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, और रिलेशन बताओ, किसी भी वेक्टर ए बार को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए बार यूनिट वेक्टर है। किसी वेक्टर में दो चीज होती है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड बता दिए, डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर लगा दिए। तो जब आप यूनिट वेक्टर निकालोगे तो ये देखो इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ए बार मॉड ऑफ अपान में मॉड ऑफ ए बार, ये देखो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का ये फार्मूला। अब अगर इसका हमको यूनिट वेक्टर चाहिए तो n कैप, अब ध्यान देना प्लस माइनस लगाना, जैसे मान लो कोई वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर, उसका डायरेक्शन इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो प्लस माइनस ये भूलना नहीं, प्लस माइनस, पहले तो वेक्टर लिख दो 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस क्या 4 के कैप, किससे डिवाइड करेंगे, मॉड ऑफ ए बार तो मॉड ऑफ n बार, यानी इसका मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, 8 8 जा 64, 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16, तो ये प्लस माइनस, न्यूमरेटर में देखो अगर मैं 4 कॉमन ले लूं, तो बचेगा 4 2 जा 2 आई कैप जे कैप प्लस के कैप, अपान में बताओ अगर मैं इसको प्लस कर दूं 16 प्लस 16 32 प्लस 64, 32 प्लस 64 कितना आ जाएगा 96, और 96 ये रूट में है, 96 रूट के अंदर क्या है 96, ये देखो रूट के अंदर 96, इसको क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 6, तो 16 का स्क्वायर रूट निकलता है 4, तो यानी इसको मैं लिख सकता हूं 4√6, ये देखो 4 4 कटेगा, क्या बचा प्लस माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइड बाय √6, क्या कोई ऑप्शन मैच हो रहा है भाई, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपान में √6, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। तो आपने बहुत पेशेंस के साथ देखा, ऐसे ही लगातार मेहनत करते रहिए, मंजिल दूर नहीं। वो कहने वाले कहते हैं अगर संकल्प दमदार है तो मुश्किल कुछ भी नहीं। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।